हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। उम्मीद करते हैं कि तैयारी लगभग हो चुकी होगी, है ना। 11 फरवरी को एग्जाम है, 8 तारीख आज हो चुकी है। तो जो कुछ भी बचा है आप लोगों का रिवीजन के लिए जल्दी जल्दी से रिवाइज कीजिए। यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं और आप लोगों को अगस्त से लेकर जनवरी तक का करंट अफेयर्स मैंने यहाँ पे कवर कराया है, पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया था। तो इन पीडीएफ से आप लोग रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से। और ये जो वीडियो रहेगा ये 1 फरवरी से लेके ये 7 फरवरी तक का इसमें करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो देख लेना इसको, कुछ छूटे ना, बस इसी पर्पज से ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे कवर करते हैं हम लोग जल्दी से। पहला टॉपिक देखिए, यहाँ पे मराठा सैन्य परिदृश्य को लेके है। इसके बारे में क्या न्यूज में था, यूनेस्को अभी हाल ही में मराठा सैन्य परिदृश्य को नॉमिनेट करने के लिए तैयार हुआ है, ठीक है। किस चीज के लिए तैयार, विश्व विरासत मान्यता के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि अभी हाल ही में पूछा जा सकता है ऐसे कि यूनेस्को ने अभी हाल ही में विश्व विरासत मान्यता के लिए किसे नॉमिनेट किया है, तो मराठा सैन्य परिदृश्य लगा देना। ये मराठा सैन्य परिदृश्य का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, ये 12 किलों का और दुर्गों का एक नेटवर्क है, ठीक है। 12 किले हैं इसमें और दुर्ग भी हैं, टोटल 12 हैं, किले भी हैं, दुर्ग भी हैं, जो मराठाओं की असाधारण सैन्य प्रणाली को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये जो 12 किले हैं या फिर दुर्ग हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे नोट किया है, देख लीजिए। ज़्यादातर तो महाराष्ट्र में ही है, क्योंकि इनके बारे में जान ही रहे हैं सब हम लोग, है ना, हिस्ट्री में। सालहेर किला, ठीक है, सिवनेरी किला, लोहागढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुमण दुर्ग जो है, प्रतापगढ़ का तो युद्ध भी हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, है ना। और ये पनहाला किला, विजय दुर्ग और सिंधु दुर्ग, यानी ये जो 12 किलों का और दुर्गों का नेटवर्क है, जिसमें से 11 तो सिर्फ महाराष्ट्र में ही है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो 12वां है इसका नाम है जिंजी किला। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये महाराष्ट्र में ना होके ये तमिलनाडु में है, ठीक है, जिंजी किला। तो ये 12 दुर्ग हैं और किले हैं जिनको सम्मिलित रूप से बोला जाता है मराठा सैन्य परिदृश्य, ठीक है। चलिए कुछ बैकग्राउंड में देख लेते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भारत में कुल कितनी है, 42। इसको तो हम लोग कई बार चर्चा कर भी चुके हैं, इसकी 42 है, जिसमें से 34 WHS यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है 34 कल्चरल है, 7 नेचुरल है और 1 मिक्स्ड है। ये मिक्स्ड कौन है, ये कमेंट करके बताइए जल्दी से, कई बार हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये भी ध्यान रखना, 42 अगर पूछा जाए कि अभी मतलब वर्तमान में भारत में कुल कितने यहाँ पे WHS हैं, तो 42 लगा देना। WHS होते क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का मतलब क्या है, ऐसे स्थल जिनका ह्यूमैनिटी और नेचर के लिए एक यूनिवर्सल वैल्यू रहती है, ठीक है, सार्वभौमिक मूल्य रहता है ऐसे स्थलों का, ऐसी जगहों का, इनको बोला जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। देखें तो कुछ यहाँ पे छत्रपति शिवाजी के बारे में, वैसे सब पढ़ चुके हैं, एक बार रिकॉल कर लीजिए। जन्म कहाँ पे हुआ था इनका, पुणे में, ठीक है, महाराष्ट्र में, सिवनेरी किला में। देखिए जो सिवनेरी किला है इसको अभी आपने देखा भी है, ये जो 12 हम लोगों ने देखा, ये देखिए दूसरे नंबर पे जो लिखा है सिवनेरी किला, इसी किले में इनका जन्म हुआ था, पुणे में। और इनके कुछ मृत्यु इनकी हो गई थी 1680 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, ठीक है, लिंक करने में आसानी होती है, तो मृत्यु भी ध्यान रखा कीजिए। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वॉर्स हैं, युद्ध हैं। प्रतापगढ़ का युद्ध हम लोग 1659 पढ़ते हैं, शिवाजी और आदिल शाही सेनापति जो थे अफजल खान, इनके बीच में हुआ था प्रतापगढ़ का युद्ध। प्रतापगढ़ जगह है महाराष्ट्र में, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ नहीं। दूसरा पुरंदर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, 1664, मुगल और मराठे, ठीक है। सूरत का युद्ध 1664 और सिंहगढ़ का युद्ध 1670, ठीक। ये सारे हिस्ट्री के आपके पास फैक्ट है। देखें प्रशासन के बारे में अक्सर पूछा जाता है, अष्टप्रधान के बारे में पूछा जाता है, चौथ कार्य जो था इसके बारे में भी पूछा जाता है, और सरदेश मुखी ये जो टेक्स्ट था इनको भी देखते हैं, कई बार पूछा जाता है, इनको देखा होगा आप लोगों ने एग्जाम में। अष्टप्रधान के बारे में देख रहे हैं आप, ठीक है, 8 लोगों की ये कैबिनेट हुआ करती थी, जिसमें सबसे बड़ा पेशवा हुआ करता था, लाइक PM, है ना, प्राइम मिनिस्टर। रेवेन्यू सिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है ना, भूमि के प्रत्येक टुकड़े को रॉड या फिर काठी से नापा जाता था। किन के शासनकाल में भूमि के प्रत्येक टुकड़े को रॉड या फिर काठी से नापा जाता था, लगा देना मराठा, ठीक है। और ये जो इंस्पायर्ड थी ये सिस्टम, ये इंस्पायर्ड किससे थी, ये काठी सिस्टम जो था ये मलिक अंबर का ही था, मलिक अंबर की काठी प्रणाली से ये प्रेरित थी, ठीक है। मराठाओं की जो रेवेन्यू सिस्टम था इनका, ये मलिक अंबर की काठी प्रणाली से प्रेरित था, ठीक है। चौथ सरदेशमुखी हम लोग अच्छे से पढ़ें क्या है, ये एक कर है, ठीक है, ये आय के स्रोत होते थे मराठा साम्राज्य में। चौथ अक्सर पूछा जाता है, चौथ क्या था, ये कुल राजस्व का 1/4 भाग हुआ करता था, ठीक है। और गैर मराठा क्षेत्रों से मराठा आक्रमण से बचने के लिए ये वसूला जाता था, क्लियर है। 1/4 याद रखना है और परपज याद रखना है। और सरदेश मुखी जो था ये आय का 10% हुआ करता था, ये एक्स्ट्रा टैक्स था, ठीक है। और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए सामान्य सैनिकों को नगद में यानी कैश में यहाँ पे पेमेंट किया जाता था। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। सामान्य सैनिकों को जो पेमेंट होता था सैलरी का, वो कैश में होता था, नगद में होता था। जबकि ये जो हायर पोस्ट पे हुआ करते थे अधिकारी, सैन्य कमांडर हुए या फिर जो भी मुखिया हुए, इनको जागीर अनुदान के माध्यम से भुगतान किया जाता था। ये क्वेश्चन पूछा है, सरंजम या फिर मोकासा क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मोकासा या फिर सरंजम ये क्या है, तो आपको लगा देना है जागीर अनुदान हुआ करती थी मराठा साम्राज्य में, ठीक है। और ये सैलरी हुआ करती थी जो चीफ हुआ करते थे, ठीक है, जैसे सैन्य कमांडर हुए या फिर किसी भी डिपार्टमेंट के मुखिया हुए। देखें नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे भ्रष्टाचार बोध सूचकांक CPI 2023, ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो होता है।
वैसे इसके बारे में हम लोग कवर कर चुके हैं पिछले पीडीएफ में। कुछ क्या यहाँ पे फिर से रिकॉल कर लीजिए। इसको जारी कौन करता है? इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है, एक संस्था का नाम है। इसका जल्दी से हेडक्वार्टर बताइए कहाँ पे? हेडक्वार्टर पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में, ठीक। ये चीज़ देखिए रिपोर्ट में, ये जो मेजर पॉइंट है, ये जिस्ट है ना रिपोर्ट की। रिपोर्ट में बताया गया है कि अधिकांश देशों ने पब्लिक सेक्टर में जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, इसके समाधान करने में अधिकांश देशों ने कुछ काम ही नहीं किया है ना, बहुत कम किया या फिर उसमें कोई प्रगति नहीं की है। स्कोर ये सब जानती हैं। 0 स्कोर का मतलब अत्यधिक भ्रष्ट और 100 स्कोर का मतलब है यहाँ पे भ्रष्टाचार मुक्त, जो कि पॉसिबल नहीं है। इन बिटवीन जो कंडीशंस होती हैं वही एग्जिस्ट करती हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी देख लेते हैं। सबसे कम भ्रष्ट देश जो है, देखिए अगर स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये वाला रिपोर्ट जो हम लोगों ने अभी देखा मेजर पॉइंट। सबसे कम करप्ट देश कौन सा है? डेनमार्क है, ठीक है। दूसरा स्थान मिला है फिनलैंड को और न्यूजीलैंड को, ये सबसे कम करप्ट देश है। सबसे भ्रष्ट देश कौन है? ये सोमालिया है। भारत की स्थिति देखिए, भारत की स्थिति यहाँ पे CPI 2023 में 93 भी है, 93 रैंक है। स्कोर भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। स्कोर इंपॉर्टेंट होता है। और एक इंडेक्स और हम लोग पढ़ते हैं भुखमरी का, ठीक है, उसमें भी स्कोर इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है 93 रैंक है और स्कोर इसका उल्टा कर देना है ना। 93 यहाँ पे रैंक है तो इसका उल्टा कर देना, 39 हो गया तो ये स्कोर हो गया, ठीक है। CPI 2022 में देखें 85 था, है ना। इसका मतलब है कि हम लोग और करप्ट हो गए। स्कोर उस टाइम पे 40 था। तो पुराने साल की भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कंपेयर करके पूछता है क्वेश्चन 85 और 93 कितनी वृद्धि हो गई है? वृद्धि हो गई है +8 की, यानी 8 स्थान हम लोग नीचे आ गए। हो जाएगा। चलिए देखें, एक संस्था है इकोवास, ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। इसको देखिए, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ बेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ बेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। न्यूज में क्यों था? न्यूज में इस वजह से था, देखिए बुर्किना फासो एक कंट्री है, ठीक है। माली भी एक कंट्री है, नाइजर भी एक कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है। चूंकि अभी आपने इसको देखा बेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स का ये ग्रुप है इकोवास, तो ये भी वेस्ट अफ्रीका में लाई करती होंगी, ठीक है। बुर्किना फासो, माली, नाइजर, इन तीनों कंट्री ने इकोवास से बाहर होने की यहाँ पे अभी हाल ही में घोषणा की थी। इसके चलते न्यूज में था। तो हो सकता है संस्था के बारे में पूछे, इस समूह के बारे में पूछे, ग्रुप के बारे में। तो देख लीजिए क्या है। एक क्षेत्रीय समूह है। क्षेत्रीय समूह है पश्चिम अफ्रीकी उपक्षेत्र के आर्थिक एकीकरण और साझा विकास के लिए इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना है। हेडक्वार्टर है अबूजा, अबूजा कैपिटल है नाइजीरिया की। हो जाएगा, बस इतना ही है। मैप पे थोड़ा सा देख लीजिए, रिकॉल हो जाएंगी चीज़ें। बुर्किना फासो की लोकेशन आप ये देख रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ। माली की स्थिति आप जस्ट ऊपर, मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ, ये माली है। उसके बगल में आपको नाइजर दिख रहा है, ये नाइजर है। फिर उसके बाद चार्ड कंट्री दिख रही है, ठीक है। फिर सूडान है, फिर सूडान है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हिम तेंदुए जो है इनकी स्थिति रिपोर्ट हम लोग को देखना है। सिनो लेपर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। स्थिति रिपोर्ट का मतलब है कि संख्या ही देखेंगे, ठीक है। काउंटिंग वगैरह हुई होगी, कुछ संस्थाएं होंगी जो काउंटिंग से जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में भी देख लेंगे। और नंबर पूछे ही जाते हैं, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त हैं प्राणी, है ना, उनके बारे में तो संख्या भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे टाइगर की संख्या अक्सर पूछी जाती है। सिनो लेपर्ड भी यहाँ पे संकटग्रस्त है, तो ये भी है। अब देखेंगे प्रोटेक्शन जो लेवल है किसमें कैसा है ना। साइट से अलग होता है। WPA जो है हम लोग का 1972 वाला वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें अलग है ना। और एक और होता है, जल्दी से बताइए। 3 ही चीज़ पढ़ते हो ना, रेड लिस्ट पढ़ते हो, है ना, रेड लिस्ट पढ़ते हो। इसके अलावा फिर वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ते हो 1972 में, और तीसरा पढ़ते हो साइट्स। और किस संस्था में किस तरह का संरक्षण है ये देखना होता है, तो भी देख लेंगे। मैं यहाँ पे नोटेड किया हूँ। इसको जारी कौन करता है स्थिति रिपोर्ट को? ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो बहुत आसान है, लगा लेंगे। ये काम किसका है? ये रिपोर्ट बनाने का काम किसका है? भारतीय वन्यजीव संस्थान का काम है, ठीक है, WII। इसमें नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन भी यहाँ पे इंक्लूड है। विश्व वन्यजीव कोष, ये जो WWF इंडिया है, WWF इंडिया, इन तीनों का यहाँ पे संयुक्त रूप से काम है। क्लियर है? अब इसको मैं नहीं बताऊंगा, आपको जल्दी से बताना है। ये जो WII है, भारतीय वन्यजीव संस्थान है, ये कहाँ पे है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। मुझे लगता है 50 बार क्वेश्चन पूछा गया। रिपोर्ट के फैक्ट कुछ देख लेते हैं। सिनो लेपर्ड यानी हिम तेंदुए जो है, इनकी कुल संख्या भारत में कितनी है? 718। तो ये तो बहुत कम है ना। टाइगर तो तब भी हम लोग पढ़ते हैं 4000 के आसपास पढ़ते हैं। तो हिम तेंदुआ तो हर जगह रह नहीं सकता ना, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस इनकी अलग हैं। अब इन 718 का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। ये ओवरऑल तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। 718, जिसमें से सबसे ज्यादा संख्या है लद्दाख। ये नहीं पूछेगा 470, 124, 51, ये तो बस आपको यहाँ पे कंपैरिजन के लिए लिखा हूँ। सबसे ज्यादा कहाँ पे? लद्दाख में। उसके बाद उत्तराखंड में, ये चीज पूछी जा सकती है, ठीक है। लद्दाख, उत्तराखंड, फिर इसके बाद हिमाचल प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, और फिर लास्ट में यहाँ पे जम्मू कश्मीर। तो देखो लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में कितना जमीन आसमान का फर्क है। तो स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन पूछे तो एक स्टेटमेंट तो कुल संख्या का बना देगा, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये भी पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा
लद्दाख में है या फिर उत्तराखंड में है या फिर जम्मू कश्मीर में, तो ध्यान रखना लद्दाख में सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन। यहाँ पे देखिए संरक्षण स्थिति देखिए, IUCN की जो रेड लिस्ट होती है इसमें वल्नरेबल दिखाया गया है, ये ध्यान रखना है। यानी IUCN की जो रेड लिस्ट है इसमें आपको संकटग्रस्त नहीं लगा देना है, ठीक है, संकटग्रस्त नहीं है, वल्नरेबल है, सुवेद है। साइट्स में इसका जिक्र एनेक्सर 1 में है, और WPA 1972 जो है हम लोगों का एक्ट, ये शेड्यूल 1 में है। शेड्यूल 1 का मतलब समझते हैं ना, एनेक्सर 1 का मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये होता है जो भी प्राणी एनेक्सर 1 साइट्स का हो या फिर शेड्यूल 1 WPA 1972 का हो, संरक्षण लेवल बहुत ज़्यादा टाइट है, ठीक है। आप ट्रेड नहीं कर सकते हो इसको, आप इसका शिकार नहीं कर सकते हो किसी भी कीमत पर। सिंपल सी बात आपको इतना समझना है कि एनेक्सर 1 या फिर शेड्यूल 1 में अगर कोई प्राणी है ना, तो वो बहुत ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ यहाँ पे प्रोटेक्शन रहता है। क्लियर है? चलिए अब देखें यहाँ पे संस्थाएं जो जुड़ी हैं, NCF यानी नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, एक कुछ नया से बनता है मैसूर। WWF इंडिया जो है इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड जो है, इसके बारे में भी आपको बताने की जरूरत नहीं है कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वन्यजीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड जो है, चेयरमैन कौन रहता है? प्रधानमंत्री साहब रहता है। और इसको WPA 1972 यानी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 का, इसी के तहत इस बॉडी को बनाया गया है। और एक ऐसी बॉडी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी ये विधिक बॉडी है, ठीक है, सांविधिक बॉडी है, सांविधिक बॉडी है। लीगल बॉडी अलग होती हैं, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी अलग होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अलग होती हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अलग होती हैं। ये सब कुछ आपको समझा चुके हैं, ठीक है, आप लोग समझते भी होंगे। आइए यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग सा है। जगुआर आप लोगों ने देखा होगा, नेशनल पार्क में देखा होगा या फिर टीवी में देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, और लेपर्ड भी देखा होगा। देखने में तो लगभग सेम है ना, लेकिन अंतर पूछा जाता है। एक बार इंटरव्यू में पूछा था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, टाइगर और चीता में क्या फ़र्क है? तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, है ना। एक समय ऐसा हुआ करता था जब टाइगर और चीता को एक ही प्राणी समझते थे हम लोग, है ना, बट ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग प्राणी है, अलग अलग एनिमल है, और दोनों में जमीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे आपसे जगुआर और लेपर्ड के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए थोड़ा सा अंतर है, हम लोग इसी को देख लेते हैं। जगुआर को मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा, यहाँ पे इमेज लगा दूं, और अगर इमेज नहीं लगा पाऊँ तो आप लोग गूगल जरूर करना, ठीक है, जगुआर वर्सेस लेपर्ड लिख देना तो, और इमेज पे क्लिक कर देना तो दिख जाएगा आपको। जगुआर में ये जो रोसेट्स हैं, रोसेट समझ रहे हो, ये जो चकत्ते होते हैं उनकी स्किन पे, बॉडी पे, ये जो चकत्तों के अंदर भी यहाँ पे डॉट रहते हैं, स्पॉट रहते हैं, ठीक है। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है, इस तरह का पैटर्न है इन चकत्तों का, तो ये जगुआर है। लेकिन लेपर्ड में ये जो चकत्ते दिख रहे हैं, ये चकत्ता आपको दिख रहा है, इनको रोसेट बोलते हैं। रोसेट मतलब जो गुलाब की पंखुड़ी जो होती है उसी को बोलते हैं। लेपर्ड में इस चकत्ते के अंदर डॉट नहीं होते हैं, ठीक है, ये डॉट नहीं होते हैं। अगर डॉट नहीं है तो वो लेपर्ड है, और अगर डॉट है, अंदर डॉट है रोसेट के, तो वो जगुआर है। क्लियर है? और दूसरा इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने यूट्यूब पे कई बार देखा होगा, वाइल्ड ज्योग्राफी अगर देखते होंगे तो जगुआर का जो इंक्लिनेशन रहता है वो आप लोगों ने देखा होगा, पानी के नजदीक रहते हैं, है ना, जबकि लेपर्ड नहीं है ऐसे। लेपर्ड तो ये हाईली एक्सपर्ट होते हैं क्लाइंबिंग में, है ना। ट्री की अगर क्लाइंबिंग करानी है तो इनसे बड़ा एक्सपर्ट कोई है ही नहीं, बंदर से भी ज्यादा एक्सपर्ट रहते हैं। और लेपर्ड अपने वजन से कई गुना ज्यादा वजन का शिकार पेड़ पर चढ़ा लेता है ना, सिर्फ जबड़े के बल पर। तो एक खूबी तो यही हो जाती है कि अपने जबड़े में फंसा के कई गुना ज्यादा वजन का शिकार जो है वो पेड़ पर चढ़ा लेता है। और इससे खतरनाक जो इसकी क्वालिटी है, ये शिकार को जबड़े में दबाए हुए उल्टे पांव भी चढ़ सकता है पेड़ पर। ये इस लेवल का एक्सपर्ट होता है, ठीक है। तो जगुआर के बारे में, ये एक्वेटिक थोड़ा सा इंक्लिनेशन रहता है इनका, और ये जो लेपर्ड है ये मास्टर ऑफ क्लाइंबिंग इन ट्रीज, ठीक है, एक्सपर्ट क्लाइंबर इनको बोलते हैं। चलिए देखें यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है DK बसु मामला। पहले तो न्यूज वाला देख लेते हैं, ठीक है। ये न्यूज में क्यों था, 2022 में गुजरात में घटना होती है। गरबा कार्यक्रम में 4 पुलिस अधिकारियों द्वारा गरबा कार्यक्रम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए एक व्यक्ति को खम्भे से बांधकर सार्वजनिक रूप से पीटा गया था 4 पुलिस अधिकारियों द्वारा, ठीक है। तो इसी मैटर पर एक जजमेंट हुआ था बहुत समय पहले, उसी को बोलते हैं DK बसु मामला, 1996 की बात है। इस निर्णय में क्या था, इस जजमेंट में क्या था, कानून हिरासत के दौरान 3rd डिग्री तरीकों का उपयोग या फिर यातना पर ये रोक लगाता है। तो आपको सिंपल सा बस यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना है कि DK बसु मामला जो है वो किससे संबंधित है, तो आपको यही ध्यान रखना है बस, 3rd डिग्री तरीका, कानून हिरासत, यातना, ठीक है। ये कुछ कीवर्ड्स याद रखना तो याद आ जाएगा, बस यही इसमें इंपॉर्टेंट है। और 1996 भी याद रखना है कब का है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक, IIP 2023। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक समझते हैं तो, यानी किस सेक्टर का कैसा उत्पादन रहा है ना। ये जो हम लोग 8 कोर सेक्टर पढ़ते हैं, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, ये सारी चीजें देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2022 की तुलना में 2023 में 3.8% की वृद्धि। पहला फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है, कच्चे तेल को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों द्वारा अच्छा निष्पादन किया गया है, ठीक है। कच्चा तेल ये 8 कोर सेक्टर जो है उसमें से एक ये भी है। ये जो 8 प्रमुख उद्योग हैं
8 प्रमुख हम लोग अच्छे से समझते हैं, अभी एक बार और रिकॉल करा देंगे। इस इंडेक्स में इन 8 कोर इंडस्ट्रीज का जो हिस्सेदारी है 40.27 है। ठीक है, दूसरा फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है। IIP का मतलब है यही जो हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। 8 कोर सेक्टर कौन कौन से हैं? सीमेंट है, कोयला है, कच्चा तेल है, विद्युत है, उर्वरक है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी प्रोडक्ट है और स्टील है। कमेंट करके जल्दी बताइए ये जो 8 कोर सेक्टर है इनमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस चीज़ का है? आधार वर्ष क्या लेते हैं? 2011-12। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्ट क्या है इस इंडेक्स में ध्यान क्या रखना है? ये 3.8 की जो वृद्धि है पिछले साल के दौरान और इनका कंट्रीब्यूशन टोटल 8 कोर इंडस्ट्री का IIP में क्या हिस्सेदारी इसकी? ठीक है, 40.27। बताइए क्वेश्चन है आपके लिए, जनवरी 2024 में विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक कहाँ पे हुई है? ये दावोस में हुई है, स्विट्जरलैंड का शहर है। दावोस शिखर सम्मेलन भी इसको बोला जा रहा है। ठीक है, दावोस शिखर सम्मेलन 2024। चलिए WEF के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। गैर लाभकारी संगठन है, स्थापना 1971 में की गई थी। हेडक्वार्टर अक्सर पूछा गया है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, जेनेवा शहर है स्विट्जरलैंड का। UPPCS 2009 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, WEF के संस्थापक कौन है? ठीक है, इनका नाम है क्लॉस स्वाब। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट भी जारी करता है WEF, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन सूचकांक जो है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ये जो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है ये भी यही जारी करता है WEF। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे GGR है ना, ये जेंडर गैप रिपोर्ट जो होती है ये भी WEF के द्वारा जारी की जाती है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट WEF, वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट WEF। तो ये कुछ रिपोर्ट ध्यान रखना है, ये किसके द्वारा जारी की जाती है। क्लियर है? चलिए देखें यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ फालतू की चीज़ें रखता ही नहीं। 19 जनवरी से 31 जनवरी 2024 के बीच ये कंडक्ट किए गए, आयोजन हुआ। ठीक है, आयोजन कहाँ हुआ ये पूछा जा सकता है। तमिलनाडु में हुआ, तमिलनाडु के 4 शहरों में हुआ। 4 शहर भी इंपॉर्टेंट है, चेन्नई, त्रिची, मदुरै और कोयम्बटूर। हो जाएगा 4 शहर तमिलनाडु, 19 जनवरी से 31 जनवरी। ये नहीं पूछेगा, बस ध्यान रहे कि हाँ ये रिसेंट में हुए, जनवरी 2024 में तमिलनाडु में हुए। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है यानी ये स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता होती है। प्रत्येक वर्ष जनवरी या फरवरी के मंथ में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, चलिए देखें इंडियन ग्रे वॉल्फ। पहले न्यूज में देखिए किस वजह से था, उसके बाद हम लोग देखते आगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की सीमा पर इसको देखा गया। ठीक है, देखा गया तो इसमें खास क्या है? खास है क्योंकि जानवर खास है। खास किस लिए? क्योंकि बचा नहीं है ना, है ही नहीं है, खत्म हो रहा है। IUCN ने इसको लिस्ट कंसर्न बताया है, कम चिंतनीय बताया। अपने एक्ट में WPA 1972 में शेड्यूल 1 में है यानी हाईली प्रोटेक्टेड है। साइट्स ने भी यहाँ पे प्रशिष्ट 1 में इसको रखा है, हाईली प्रोटेक्टेड है। तो ये कभी कभी प्रोटेक्शन लेवल पूछ लेता है, वैसे UPSC ज़्यादा पूछता है, PCS इस तरह के क्वेश्चन कम बनाता है, फिर भी ध्यान रखना है ना। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ग्रे वॉल्फ के बारे में सिर्फ पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा ऐसे 4 जानवर यहाँ पे लिख देगा क्वेश्चन में, और उसके सामने भी 4 यहाँ पे कंडीशन लिख देगा, प्रोटेक्शन लेवल लिख देगा, या फिर किस तरह का संरक्षण है, या किस तरह की कैटेगरी में आता है, इंडेंजर्ड है या फिर लीस्ट कंसर्न है ना, इस तरीके का। तो फिर मैच कराना पड़ेगा, तब दिक्कत हो जाएगी। तो अगर ग्रे वॉल्फ दिखा आपको इस तरफ तो लगा देना, कम चिंतनीय। अभी आपने स्नो लेपर्ड भी पढ़ा है ना, स्नो लेपर्ड, तो वो भी दिख जाएगा यहीं पे कहीं लिखा हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन फॉर्म होता है। चलिए अब यहाँ पे अब राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की सीमा पर देखा गया तो इसको भी देख लेते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के उत्तरी बिंदु पर चंबल नदी के समीप स्थित है। ठीक, तो ध्यान रखना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्या है? ट्रांस फैटी एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा है ना। ये ट्रांस बसा क्या होते हैं? बसा हम लोग पढ़ते हैं, ट्रांस बसा भी पढ़ते हैं, कुछ अलग शब्द में हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं। सैचुरेटेड फैट क्या है, अनसैचुरेटेड फैट क्या है, यानी संतृप्त और असंतृप्त, ये सब क्या है, तो इनको देख ले रहे हैं क्या है। और ट्रांस फैटी एसिड क्यों न्यूज में हमेशा बना रहता है? न्यूज में बनने का कारण है झटका, है ना। ये झटका क्या है? झटका मतलब हार्ट अटैक। हार्ट अटैक नई उम्र में आ रहे हैं। अभी मैं परसों की बात बता रहा हूँ, परसों ही एक मेरे बैच का RO था, ठीक है, रिव्यू ऑफिसर था, और रही होगी करीब 33 से 34 साल के आसपास। इनको हार्ट अटैक हुआ यार, और 2 दिन पहले एक मित्र को खो दिया। तो यही सब समस्या है। एक बहुत बड़ा हेल्थ इशू तो रहता ही है ट्रांस फैटी एसिड्स को लेके। पहले तो न्यूज में देखिए, न्यूज में क्या होता। अभी WHO ने कुछ देशों को ट्रांस बसा को, यानी इसी को, है ना, ट्रांस फैटी एसिड्स को समाप्त करने की प्रगति को लेकर प्रमाण पत्र दिया है, प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है। ये ऐसे देश हैं डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब, थाईलैंड। यहाँ से कम पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन पूछे जाने की, फिर भी आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनको समझना है। ट्रांस फैटी एसिड्स हैं क्या? बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे ट्रांस बसा का मतलब है सबसे हानिकारक प्रकार के ये जो फैट है, बसा है, ये ट्रांस फैटी एसिड्स है। ट्रांस फैटी का मतलब जो नुकसान करते हैं, ऐसा बसा जो नुकसान करता है। इन बसाओं को कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जाता है, प्राकृतिक रूप से बहुत कम पाया जाता है। ये स्टेटमेंट के लिए आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ पे क्या समझ में आया? नेचुरली तो ट्रांस फैटी एसिड्स बहुत कम है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या समझ में आया?
नेचुरली ट्रांस फैटी एसिड्स बहुत कम चीज़ों में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में कृत्रिम रूप से बनाया जा रहा है। और यही जो आर्टिफिशियल रूप से बनाया जा रहा है यही समस्या पैदा कर रही है ना, हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट से कनेक्टेड जो वीन्स हैं, आर्टरीज हैं, उनको ब्लॉक कर रही हैं, और यही सब चीज़ें हम लोग खाते रहते हैं, है ना। नेचुरली जिन प्रोडक्ट में ट्रांस फैटी एसिड है उनसे दिक्कत नहीं है, ठीक है। ट्रांस फैटी का नाम लेते ही माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि ये गंदी चीज़ है, माइंड में ये आना चाहिए कि प्राकृतिक रूप से जो है वो तो सही है, लेकिन जो कृत्रिम रूप से बनाया जा रहा है वो गंदा है। लेकिन यहाँ पे देखिए अनफॉर्चुनेटली बहुत कम ही चीज़ें ऐसी हैं जिनमें नेचुरली यहाँ पे पाया जाता है ट्रांस फैटी, ज़्यादातर चीज़ों में पाया जा रहा है कृत्रिम रूप से। तो इन चीज़ों को हम लोग को देखना है। एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए, ये जो ट्रांस फैटी एसिड होते हैं ये इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, अनसैचुरेटेड फैट में, असंतृप्त वसा में। अब यहाँ पे हम लोग कुछ डिफरेंस पढ़ेंगे तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अभी आपने देखा ट्रांस फैटी एसिड, ठीक है, बेकार वाले जो फैट है वो ट्रांस फैटी है, और ये अनसैचुरेटेड फैट है, असंतृप्त वसा है, और यहाँ पे लिखा है गुड फैट है। तो यहाँ पे बात कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है, बिल्कुल भी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो रही है, क्योंकि ये जो गुड फैट लिखा है ये किसके रिगार्डिंग लिखा है, ये नेचुरली जो यहाँ पे अवेलेबल है ट्रांस फैटी उसके रिगार्डिंग लिखा हुआ है। कुछ डिफरेंस देख लेते हैं, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा का क्या मतलब है। आपको बस यही ध्यान रखना है कि ये जो सैचुरेटेड टाइप के फैट हैं ये बैड फैट है, ठीक है, और अनसैचुरेटेड जो है ये गुड फैट है। पहली चीज़, अगर केमिस्ट्री की भाषा में बोलें तो चांसेस कम है ये सब पूछे जाने के कि सिंगल बॉन्ड होता है व डबल बॉन्ड होता है। फिर भी ध्यान रखें यहाँ पे कंटेन सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के मध्य, और अनसैचुरेटेड फैट में यहाँ पे कम से कम एक डबल बॉन्ड तो होता है कार्बन कार्बन एटम के बीच में। क्लियर है। देखो एक्सेसिव कंजप्शन तो चाहे आप सैचुरेटेड लीजिए या फिर अनसैचुरेटेड लीजिए, तो सैचुरेटेड तो बैड फैट है ही, तो ये तो कम मात्रा में भी खाएंगे तब भी नुकसान करेगा, और एक्सेसिव लेंगे तब तो दिक्कत है ही। लेकिन जहाँ पे असंतृप्त वसा जो है गुड फैट है, गुड फैट होने के बाद भी अगर आप इसको एक्सेस मात्रा में लेंगे तब भी दिक्कत है। ज़्यादा मात्रा में आप ले लेंगे अनसैचुरेटेड तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो जाती है। अब इसके सोर्स देख लेते हैं, सोर्स से थोड़ा सा क्लियर होगा। सैचुरेटेड जैसे दूध हुआ, अब आप सोचेंगे यार सैचुरेटेड तो इसको बैड फैट बोला जा रहा है, लेकिन दूध तो अच्छी चीज़ है, एक्सेसिव नहीं करना है, ठीक है। आप सिर्फ दूध ही दूध पियेंगे तो तमाम रोग हो जाएंगे। बटर में सैचुरेटेड फैट होता है, चीज़ में सैचुरेटेड फैट है, कोकोनट ऑयल हुआ, वेजिटेबल ऑयल हुआ, पीनट हुआ, फ्राइड फूड जिसमें से सबसे खतरनाक है, इसी का चलन ज़्यादा है ना, सोसाइटी में चलन ज़्यादा है तो कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो इन्हीं सबसे बचना है, इन सबसे नहीं बचना है। मतलब दूध ऐसा ना, दूध नहीं छोड़ना भाई, दूध पीते रहो। चलिए यहाँ पे मिल्क से एक चीज़ याद आई, एक रिपोर्ट हम लोगों ने पढ़ी थी मिल्क पर, है ना, तो जल्दी से बताइए पर व्यक्ति यानी पर कैपिटा लिख दें, पर व्यक्ति कितना है यहाँ पे अवेलेबिलिटी कितनी है दूध की, कुछ ग्राम में लिखा था, हम लोगों ने पढ़ा था, जल्दी से कमेंट करके बताइए, देखें कितना याद है आप लोगों को। और दूसरी तरफ देखिए यहाँ पे असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड, ये तो गुड फैट होते हैं, अखरोट में होता है, एवोकाडो एक फ्रूट होता है, सनफ्लावर ऑयल जो है, सोयाबीन ऑयल है, फिश ऑयल है, रेड मीट अनसैचुरेटेड, ठीक है, पोर्क मीट अनसैचुरेटेड। और क्या खास बात होती है इनकी, सैचुरेटेड जो फैट है ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में रहते हैं, जबकि ये जो अनसैचुरेटेड हैं ये लिक्विड स्टेट में रहते हैं। क्लियर। चलिए अब आ जाइए उनसे भी खतरनाक चीज़ पर, ये जो TFA है, यही तो पढ़ रहे हैं ना, TFA ट्रांस फैटी एसिड्स। एक कैटेगरी होती है औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल का आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पे औद्योगिक क्यों लिखा है। औद्योगिक का मतलब जो उद्योग में या फिर कारखाने में बनाया जा रहा है, यानी कृत्रिम रूप से जो बनाया जा रहा है। और दूसरी कैटेगरी है TFA यानी ट्रांस फैटी एसिड नेचुरल कैटेगरी की, जो अभी आपने एक चीज़ पढ़ा था, शुद्ध घी में हो रहा है, ठीक है, बीफ के मीट में पाया जा रहा है ना, पोर्क के मीट में पाया जा रहा है, डेयरी फैट में पाया जा रहा है। तो नेचुरल तो कोई दिक्कत नहीं है, खाइए कोई दिक्कत नहीं, एक्सेसिव नहीं खाना है, लेकिन ये नुकसान नहीं करेगा। नेचुरली अगर कम मात्रा में आप खाते हैं तो नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि भोजन को यहाँ पे अधिक समय तक सुरक्षित रखते हैं। अब यहाँ पे आइए, ये इशू रहता है हमेशा, ठीक है, इसी की वजह से हम लोग इसको पढ़ते रहते हैं, न्यूज में बना रहता है। इंडस्ट्रियल TFA जो है, जो कृत्रिम रूप से बनाया जा रहा है, ये किस तरह का है। TFA तो ठीक है अनसैचुरेटेड है, ये कैटेगरी हम लोगों ने पढ़ी लिया है कि असंतृप्त बस ये हम लोग का एक प्रकार है। ये जो ट्रांस फैट होते हैं इनको हाइड्रोजनीकृत तेल भी कहा जाता है, ये फैक्ट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कारखानों में जो बनाया जा रहा है, कारखानों में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनमें ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो ये बनते कैसे, वनस्पति तेल को अत्यधिक ठोस बनाने के लिए हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है इनको हाइड्रोजनीकृत तेल भी कहा जाता है। क्लियर है। तब ये TFA बनते हैं। वनस्पति जो वेजिटेबल ऑयल है इन्हीं को अधिक ठोस बनाने के लिए, सॉलिड स्टेट में लाने के लिए हाइड्रोजन का यूज किया जाता है, तब ये TFA बनते हैं, ठीक है, ट्रांस फैटी एसिड बनते हैं। कम मात्रा में सेवन करने पर भी ये जोखिम बढ़ाते हैं, है ना, ये सब देख रहे हैं। कृत्रिम मक्खन, दूध से बने बेकरी पदार्थ, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि ये कारखाने में बन रहा है ना, उद्योग में बन रहा है। बेकरी प्रोडक्ट आप देख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं। तो ये इतनी बातें थी सैचुरेटेड में और अनसैचुरेटेड में। क्लियर है। चलिए यहाँ पे देखिए WHO ने एक अभियान चलाया था, रिप्लेस अभियान। अगर पूछा ही जाए कि रिप्लेस अभियान किस चीज़ से संबंधित है तो लगा देना ये TFA
बगल में इंडस्ट्रियल, ठीक है, इंडस्ट्रियल यानी कृत्रिम रूप से जो बनना है टीएफए, उनसे दिक्कत है ना सोसाइटी को, समाज को, देश को, दुनिया को, तो यही लगा देना। 2023 तक औद्योगिक टीएफए का उन्मूलन करना था रिप्लेस अभियान के तहत, लेकिन 2023 तो बीत गया, तो टारगेट अचीव हो नहीं पाया, तो फिर इसको और एक्सटेंड करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है एंड टू एंड इनक्रिप्शन। व्हाट्सएप पे देखते होगे, है ना, आसान है। इनक्रिप्शन का मतलब क्या है? इनक्रिप्ट का मतलब है कि भाषा के पैटर्न को बदल देना। आप इंग्लिश में लिखते होंगे या फिर हिंदी को लिखते हैं, है ना, जैसे आप सेंडर है, आप कुछ लिख के टाइप कर दिए, ठीक है, ये रिसीवर के पास पहुंच गया, तो सेंडर और रिसीवर के बीच का जो ट्रांजिट है ना, ये जो डिस्टेंस है, इसके बीच में कोई इंट्रूडर ना आए, है ना, मतलब ये जो बात है ये पकड़ ना पाए कि लिखा क्या है। तो एंड टू एंड इनक्रिप्शन में होता क्या है कि इस ट्रांजिट के दौरान, है ना, सेंडर और रिसीवर के बीच की जो दूरी है, जिसमें ये जो मैसेज रन करता है, ये रन करे लेकिन दूसरी भाषा में करे, इनक्रिप्टेड भाषा में करे, ताकि दूसरा कोई समझ ही नहीं पाए कि है क्या ये इनक्रिप्शन होता है। ठीक है, सेंडर और रिसीवर के डेटा को इनकोडिंग कर देना जिससे वो समझ ना पाए, ठीक है, थर्ड पार्टी समझ ना पाए। ये वही चीज लिखा है जो अभी आपको समझाया, सेंट डेटा है, ये रिसीव्ड डेटा है, और ये जो ट्रांजिट है, जो दूरी है इन दोनों के बीच की, जिसमें ट्रैवल करता है कोई मैसेज, है ना, कोई इन्फॉर्मेशन, ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहती है, ठीक है, थ्रू आउट द ट्रांजिट। चलिए कुछ अपडेट है रामसर स्थल पर 2024 में, कुछ और नई ऐड की गई हैं, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, सबसे पहले तो ये बेसिक बता दीजिए, ये जो वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है ये कब होता है? 2 फरवरी को। इस बार की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम है वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। क्लियर? चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कौन सी नई ऐड हुई है, कितनी नई हुई है, पहले कितनी थी। तो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 को यानी 2 फरवरी को 5 नए वेटलैंड्स को रामसर साइट्स के रूप में नामित किया। ठीक, अभी तक कितनी थी? यानी 2 फरवरी से पहले कितनी थी? 75 थी। 2 फरवरी को 5 और ऐड हो गई है, टोटल हो गई 80। ये डेटा आपको ध्यान रखना है, टोटल रामसर साइट्स कितनी है? 80। अभी जो नई 5 ऐड की गई हैं इनको भी देख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा। 5 कौन कौन सी हैं? एक है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, दूसरी है अघनासनी मोहाना, तीसरा है मगादी केरे संरक्षण रिजर्व, ये तीनों के तीनों कर्नाटक की हैं। चौथी है कराईबेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, और 5वीं है लॉन्गवुड, इसको पढ़ लीजिए, लॉन्गवुड। ठीक है, इसको तो जान ही रहे होंगे यार ज्योग्राफी में। इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक एनवायरमेंट के लिए क्या होगा? 16 रिजर्व फॉरेस्ट जो पढ़ते हो, 16 फॉरेस्ट पढ़े हो ना, बड़ी अच्छी अच्छी खूबियां हैं इन सब फॉरेस्ट की, और मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ाया ये सब। तो ये दोनों जो हैं ये तमिलनाडु की हैं। तमिलनाडु के बारे में क्या पढ़ते थे अभी तक? सबसे ज्यादा रामसर साइट्स किस राज्य में है? तो क्या लगाते हो? तमिलनाडु लगाते हो। 14 लगाते थे उस टाइम पे, लेकिन ये 2 और ऐड हो गई ना, तो अब टोटल हो गई 16। ठीक है, 16 लगा दिया जाएगा। सबसे अधिक रामसर साइट्स कहाँ पे है? तमिलनाडु में 16 हो गई। ये पहला राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा है। दूसरा स्टेट उत्तर प्रदेश के हम लोग 10 ही पढ़ते थे, क्योंकि इन 5 में कोई उत्तर प्रदेश से तो है नहीं, तो ये 10 का 10 ही रहा, ये दूसरे स्थान पर है। क्लियर? चलिए ये अलग से भी पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश में कितनी रामसर साइट्स हैं, 10 लगा देना। यहाँ पे तमिलनाडु के बारे में 16 नहीं पूछेगा, यूपी के बारे में नंबर पूछ लेगा। तमिलनाडु के बारे में तो बस इतना याद रखना कि सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं तमिलनाडु के बारे में। बट ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, कराईबेट्टी पक्षी अभ्यारण्य और लॉन्गवुड 16 रिजर्व ये अभी हाल ही में जोड़े गए हैं, बाकी तीनों भी ध्यान रखना। देखें कुछ बैकग्राउंड फैक्ट्स, क्या पढ़ते हैं हम लोग रामसर कन्वेंशन के बारे में, रामसर साइट्स के बारे में। ये कन्वेंशन कब लागू किया गया था, अपनाया गया था? 2 फरवरी 1971 2 फरवरी, इसी दिन को वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, भारत ने 1 फरवरी 1982 को लागू किया। सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है, यानी हम लोग 1971 से साथ साथ में नहीं चले। ठीक है, लागू हम लोगों ने कब किया? 11 साल बाद 1982, और डेट भी 2 फरवरी नहीं थी, ठीक है, 1 फरवरी थी, तो ये भी ध्यान रखना। विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल पूछा जाए तो क्या लगाएंगे? पैंटानल लगाएंगे। ये साउथ अमेरिका की जगह है, स्थल है पैंटानल। चलिए यहाँ पे संरक्षण के लिए इनिशिएटिव देखते हैं, वैश्विक स्तर पर क्या हो रहा है। एक तो यही पढ़ा आपने अभी, रामसर कन्वेंशन पढ़ा, इसके तहत हर साल ये ऑब्जर्व कर ही रहे हैं, है ना, जागरूक कर ही रहे हैं, आर्द्रभूमियों के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में बताई जा रहा है देश दुनिया को। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ठीक है, यानी या फिर रामसर कन्वेंशन, एक तो ये पहला इनिशिएटिव है। दूसरा इनिशिएटिव है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो है, इसके तहत भी यहाँ पे साइट्स जो होती हैं वो जोड़ा जाता है, स्थल जोड़े जाते हैं, उनको वेटलैंड का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो मॉन्ट्रिक्स के बारे में थोड़ा देखिए। 1990 में ये जो मॉन्ट्रिक्स है स्विट्जरलैंड का एक शहर है, ठीक है, जगह होगी या फिर शहर मुझे इतना नहीं पता, स्विट्जरलैंड का है, बस इतना ध्यान रखना। तो ये इसे अपनाया गया था 1990 में। मॉन्ट्रिक्स में शामिल सिर्फ 2 ही स्थल हैं, ठीक है, 2 ही साइट हैं, 2 ही वेटलैंड हैं भारत के, केवलादेव नेशनल पार्क और लोकटक लेक जो मणिपुर में। लोकटक लेक तो बड़ी फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से बनते हैं। ठीक है, सारी चीजें आप लोग जान रहे होंगे। यहाँ पे नेशनल पार्क में एक डांसिंग डियर भी है ना, डांसिंग डियर, उसका नाम बताएंगे? लोकटक लेक में एक नेशनल पार्क है ना, नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क का नाम बताइए। उसी नेशनल पार्क में ये डांसिंग डियर है, उसका भी नाम बताइए।
और नेशनल पार्क, पानी के अंदर नेशनल पार्क कैसे होगा भाई? पानी के अंदर नेशनल पार्क कैसे, समझ में नहीं आ रहा। तो चित्र देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे आप लोग रिवराइन आइलैंड पढ़ते हो ना, रिवराइन पेन की ये पतली हो गई थोड़ी, मोटी कर लें। रिवराइन आइलैंड, रिवराइन आइलैंड का मतलब क्या पढ़ते हैं? जैसे मजूली आइलैंड पढ़ते हो, है ना। मजूली आइलैंड कहाँ पे? रिवर है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका आइलैंड हो गया, फिर रिवर का रास्ता ये फिर ऐसे मुड़ के जाके आगे मिल गई, ठीक है। तो ये जो जगह है बीच वाली, ये जो जगह है, ये तो भूमि वाली जगह है ना। ऐसे ही है यहाँ पे लोकटक लेक में भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं। उसको उसकी जो घास है उसके बारे में भी पूछा जाता है। फुमदी शायद बोलते हैं, है ना, याद आ रहा होगा आप लोगों को, फुमदी। क्लियर है इतनी बात है? चलिए देखें यहाँ पे नीतीश डिवाइस क्या है। ये नीतीश जी जो हैं, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नीतीश डिवाइस लॉन्च की। फुल फॉर्म पढ़िए नीतीश का, नोबल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। अब चूंकि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का ही काम है तो क्या करेगा भाई, लोगों को अलर्ट करेगा, है ना। बाढ़ से अलर्ट करेगा, बिजली गिरने की अगर नौबत आ गई तो उससे यहाँ पे बता दिया जाएगा कुछ देर पहले। हीट वेव्स के बारे में पता चल जाएगा, कोल्ड वेव्स अगर आने वाली होंगी तो उससे अलर्ट हो जाएगा किसानों को या पब्लिक को, ठीक है। यही ऑब्जेक्टिव है। बाढ़, हीट वेव्स, लाइटनिंग, कोल्ड वेव्स से यहाँ पे अलर्ट प्रदान करेगी डिवाइस। बजने लगेगा मतलब आधे घंटे पहले, यही बात है सिंपल सी। IIT पटना के सहयोग से ये बनाई गई, आधे घंटे पहले अलर्ट कर देगी। चलिए, अलार्म है एक तरह का। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में जो अभी आपने पढ़े तमिलनाडु में हुए 4 शहरों में, इन गेम्स में चर्चित खेल से संबंधित शब्द, एक संबंधित शब्द है कलरीपयट्टू। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बन सकता है ना। कलरीपयट्टू, देखें कलरीपयट्टू बोल लीजिए या फिर कलारीपयट्टू बोल लीजिए, दोनों एक ही चीजें, सिर्फ बड़ी मात्रा लगी है, कलरी और कलारी। ये है क्या? ये व्यक्तिगत युद्ध प्रशिक्षण प्रणाली है और सिंपल भाषा में एक मार्शल आर्ट है, ठीक है। यह एक भारतीय प्राचीन मार्शल आर्ट है। युद्ध का मैदान, वैसे शाब्दिक अर्थ तो इसका ये है, युद्ध का मैदान, यहाँ पर व्यायामशाला। इसे विश्व की सबसे प्राचीन और सर्वाधिक कुशल मार्शल आर्ट बोला जाता है, ठीक है। 3000 साल पुरानी। तो सिंपल इतना ही पूछा जाएगा। चर्चा में रहा शब्द कलरीपयट्टू क्या है? 4 मस्त ऑप्शन बनाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है? मार्शल आर्ट, ठीक है। चलिए, अंतरिम बजट से कुछ बातें देख लेते हैं। इंटरिम बजट, इंटरिम का मतलब तो समझते होंगे ना, पॉलिटी, मुझे पूरी उम्मीद है अच्छे से समझते होंगे। एक इंटरिम बजट होता है, एक पूर्ण बजट होता है। अब 2024 में इलेक्शन है ना, तो इलेक्शन के ईयर में अगर कोई बजट पास होता है तो उसे इंटरिम बजट बोलते हैं। सिंपल सी बस यही बात होती है। ऐसी सरकार द्वारा प्रस्तुत जो संक्रमण काल से गुजर रही हो, यानी आम चुनाव से पूर्व अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में जो बजट पेश किया जाता है रूलिंग गवर्नमेंट के द्वारा, उसे इंटरिम बजट बोलते हैं। इसका जिक्र कहाँ पे है बजट का? बजट शब्द तो इसका जिक्र तो नहीं है, बजट शब्द का तो जिक्र नहीं है। बजट की जगह क्या है? AFS, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, आर्टिकल 112 पड़ता है। इसी को आम भाषा में बजट बोलते हैं, ठीक है। नई सरकार स्थापित होने तथा पूर्ण बजट पेश होने तक कुछ महीने की अवधि शामिल होती है AFS में। और एक टर्म और पढ़ते हैं, मिलता जुलता है, आर्टिकल 116 में पढ़ते हैं, लेखानुदान, ग्रांट एंड एड। ये क्या है? ये सरकारी व्ययों यानी सीमित अवधि के लिए सरकारी व्ययों की पूर्ति करना। और क्या है यहाँ पे? कुछ और फैक्ट देख लेते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 112, ठीक है, भाग 5 है। भारत के राष्ट्रपति दोनों सदनों के समक्ष AFS प्रस्तुत करते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाने वाला, बजट के चरण, ठीक है। ये काफी लंबा टॉपिक है लेकिन इन शॉर्ट देख लीजिए बस। पहला स्टेप क्या रहता है? प्रस्तुति, ठीक है, प्रस्तुत हो गया। फिर आम चर्चा होती है। तीसरी स्टेज जो होती है विभागीय समितियों द्वारा जांच होती है, ठीक है। चौथी स्टेज होती है अनुदान मांगों पर मतदान। 5वीं स्टेज होती है विनियोग विधेयक पारित करना, ठीक है, विनियोग विधेयक यानी एप्रोप्रिएशन बिल। 6वीं स्टेज होती है वित्त विधेयक पारित करना यानी फाइनेंस बिल। एप्रोप्रिएशन बिल यानी विनियोग विधेयक किस आर्टिकल में? आर्टिकल 114 में। और फाइनेंस बिल आर्टिकल 117 सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों बिल्स को यहाँ पे धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यानी मनी बिल जो है यही सब तो है, विनियोग विधेयक हुआ, फाइनेंस बिल हुआ। अंतर भी बहुत है, कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, अच्छे से समझ भी रहे होंगे कि मनी बिल और फाइनेंस बिल में क्या फर्क है। तो मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ। ये फाइनेंस बिल है, बड़ा वाला गोला, छोटा वाला गोला ये मनी बिल है, ठीक है, ये फाइनेंस बिल है। अब इससे क्या आप समझ पा रहे हो? इसका मतलब ये है कि सारे मनी बिल जो हैं वो फाइनेंस बिल तो है ही, लेकिन इसका उल्टा क्या है? सारे फाइनेंस बिल जो हैं वो मनी बिल नहीं है। क्लियर है इतनी बात? यानी कैटेगरी तो एक है ही, ठीक है, कुछ हिस्सा है तो फिर कैटेगरी है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। देखें कुछ विशेषता देख लेते हैं, इन शॉर्ट देख लेते हैं क्या क्या मेन बातें जो है। आर्थिक विकास के लिए GDP वृद्धि दर जो है ये 2023-2024 के लिए 7.3 का अनुमान लगाया गया। 7.3 2023-24 के लिए पहली बात आर्थिक विकास है।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है IMF, इसने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए भारत का विकास अनुमान 6.3 बताया है। तो यहाँ पे दो डेटा समझ में आया, IMF 6.3 बोल रहा है और यहाँ पे हम लोग कितना बोल रहे हैं 7.3। 2027 में भारत जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा फैक्ट क्या ध्यान रखना है 2027 तक, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। और क्या यहाँ पे GST का जो कलेक्शन हुआ है 1.65 लाख करोड़, ये फैक्ट ध्यान रखना है, ये डेटा याद रखना है, ठीक है, 1.65 लाख करोड़। और यहाँ पे देखो मेजर एक्टिविटी क्या हुई है, अनाउंसमेंट क्या हुआ है, 3 प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर लागू किए जाएंगे। 3 कॉरिडोर कौन कौन से, रेलवे से संबंधित है तीनों, ऊर्जा खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, बंदरगाह कनेक्टिविटी कॉरिडोर और उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर, ठीक है। स्कीम में आवंटन पूछा जाता है कि किस स्कीम में कितना पैसा अलॉट किया गया 2024-25 के लिए। नरेगा में 86,000 करोड़, सबसे ज़्यादा यही है। उसके बाद आयुष्मान भारत 7500 करोड़, PLI स्कीम, ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम जो है, इंसेंटिव स्कीम जो है ना, 6200 करोड़। सौर ऊर्जा ग्रिड के लिए 85 करोड़, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 600 करोड़। ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, पहला भी इंपॉर्टेंट है और तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सॉरी दूसरा भी इंपॉर्टेंट है। तो ये इतनी बातें थी, ये 1 से लेके 6 फरवरी तक का है, 7 फरवरी तक का करंट अफेयर्स है। फिर एग्जाम दे लीजिए बढ़िया से, और आप लोगों के लिए, सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, आपका एग्जाम बढ़िया हो, सिलेक्शन हो, ठीक है, मेंस देने को मिले। चलते हैं फिर, मिलते हैं एग्जाम के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया।